हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक नया चैप्टर। इकोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है। और ये चैप्टर जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतना ज़्यादा ईजी भी है। जिस चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम, ठीक। बहुत ही ईजी भी है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ बस ये एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स हैं। जो कुछ भी है ये सिर्फ एनसीईआरटी से है ये, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम, ठीक। इकोसिस्टम होता क्या है अब उसके बारे में पढ़ते हैं। एन इकोसिस्टम इज a functional unit of nature where living organism interact with other with the physical environment, ठीक है। जो इकोसिस्टम है ये फंक्शनल यूनिट है नेचर का ये फंक्शनल यूनिट है जिसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे से इंटैक्ट करते हैं, या फिर जो फिजिकल इन्वायरमेंट है अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से उनसे इंटैक्ट करते हैं। जैसे आप जहाँ कहीं बैठे हैं, आप भी एक किसी इकोसिस्टम में हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप भी अपने सराउंडिंग में, चाहे इंसान आपके बगल में बैठे हैं या कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो, या फिर कोई और सारी चीज़ें हैं। जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट इन द सेंस ये है कि जो भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो क्या है, आपका इकोसिस्टम है, ठीक है। आप अगर लाइब्रेरी में हैं तो वो आपका एक इकोसिस्टम है, वहाँ बुक्स है, वो आप वहाँ स्टडी कर रहे हैं तो ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे जो टॉपिक है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, क्या क्या फंक्शन है, अब उसको पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। हम एक एक करके पढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से ये लग रहा है कि जो भी इकोसिस्टम बन रहा है वो लैंड पे होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डिजर्ट। जंगल भी इकोसिस्टम है, ये तो नेचुरल इकोसिस्टम हुआ। ग्रास लैंड भी है, डेजर्ट भी इकोसिस्टम है, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये पानी के अंदर की बात की जा रही है। जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, रिवर एंड सेंचुरीज। मैन मेड इकोसिस्टम का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग एक इकोसिस्टम बना रहा है नेचर में, ठीक है, इन्वायरमेंट में। जैसे कि क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया। हम क्रॉप फील्ड किसी चीज़ की खेती करते हैं वो भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। उस पर भी कई सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड हैं उस क्रॉप पे, ठीक है। कई सारी सर्वाइबिलिटी हैं वहाँ से। और एक्वेरियम तो सब जानते हैं कि आप फिशेस रखिए, प्लांट्स रखिए, वो भी एक इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम है, नेचुरल नहीं। क्योंकि नेचुरल तो पॉन्ड, लेक होंगे, वेटलैंड्स होंगे, रिवर होंगे, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। बट एक्वेरियम जो है वो मैन मेड इकोसिस्टम है। आगे चलते हैं। इंटायर बायोस्फीयर इज रिगार्डेड एज ग्लोबल इकोसिस्टम। पूरा बायोस्फीयर जो भी पूरा हमारा अर्थ है वो इंटायर, अगर उसका बायोस्फीयर में देखते हैं कि क्या है, वो क्या है, ग्लोबल इकोसिस्टम है। इन एन इकोसिस्टम बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट इंटैक्ट एंड फंक्शन यूनिट एज ए यूनिट, ठीक है। क्या होता है कि इकोसिस्टम में जो बायोटिक होते हैं मीन्स लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स का जो कंपोनेंट है वो इंटैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं ये इकोसिस्टम का। वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाई डिफरेंट लेवल, इसका स्ट्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल इन फॉरेस्ट ट्री ऑक्युपाई टॉप स्ट्रेटा लेयर, सब्स द सेकेंड एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस द बॉटम लेयर। क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है ना, समझिए सीढ़ी, इस तरीके से वर्टिकल में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, मीन्स लेयर बाय लेयर, ठीक, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ना स्टेयरकेस पे तो क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, क्या होता है पहले नीचे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से उससे बड़ा, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि आपको वर्टिकली क्या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज का क्या होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट लेवल। मान लीजिए इस वाले पार्ट में कोई दूसरा स्पीसीज है, छोटा है, उससे बड़ा पार्ट ये होगा, उस पर दूसरा स्पीसीज है, उससे बड़ा पार्ट है कि ये होगा उसका दूसरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जो ट्री होंगे, सबसे बड़े बड़े ट्री जो होंगे ऊपर होंगे वो, फिर उसके बाद कौन आएंगे, हर्ब्स आएंगे, हर्ब्स यहाँ होंगे, और जो सर्ब्स होंगे तो सबसे नीचे होंगे ना, ग्रासेस सबसे नीचे होंगी ना,
इस तरीके से क्या बनेगा, एक स्ट्रेटिफिकेशन बनेगा। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बोल सकते हैं कि लेवल पे क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, स्पीसीज होंगे प्लांट्स के, स्ट्रेटिफिकेशन में ही बताया गया है। पॉन्ड की बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ये नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ए पॉन्ड इज अ सॉलो सिंपल सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी दैट एग्जिबिट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, जितने भी बेसिक कंपोनेंट है सारा दिखाता है ये। जैसे कि पॉन्ड में क्या है, चलो पॉन्ड तो हर कोई देखा होगा, तालाब। तो क्या होता है कि वो बहुत ही सिंपल रहता है देखने में, पानी एकदम रहेगा, साइड साइड में मिट्टी बहुत वेट रहेंगी, गीली रहेंगी। अपना सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब वो अपना इकोसिस्टम खुद मेंटेन करता है, कैसे खाना बनाना है, कैसे और सारे प्रोसेसेस करना है, कैसे डिकम्पोजिशन करना है, कैसे एनर्जी फ्लो कराना है, कैसे न्यूट्रिएंट को मेंटेन करके रखना है, वो सारा काम क्या करता है, पॉन्ड खुद ही करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें सारे जितने भी बेसिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, वो सारे उसमें क्या होते हैं, पॉन्ड में होते हैं। इसीलिए लिखा गया है सेल्फ सस्टेनेबल, कि पॉन्ड में हमें कुछ बाहर से ऐड नहीं करना पड़ता, हमें उसमें अलग से खाना नहीं देना पड़ता कि हम खाना देंगे तो पॉन्ड के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना आगे की साइकिल करेंगे, नहीं, वो खुद खाना करेंगे, खुद ही एनर्जी फ्लो करेंगे, खुद ही जो भी डिकम्पोजिशन करना करेंगे, जो भी एनर्जी अच्छे से फ्लो कराना है, जो भी मिनरलाइजेशन कराना है, सारा काम करेंगे, जितना न्यूट्रिएंट मेंटेन करना है सब कुछ पॉन्ड खुद अकेले करेगा। आगे चलते हैं। एबॉयटिक कंपोनेंट, एबॉयटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट। ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया, जो डिपोजिट है, ये क्या है, एबॉयटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम में। क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हमारा क्लाइमेट है कैसा है, सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ, मतलब कि सोलर इनपुट का मतलब सनलाइट कितना आ रहा है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर की टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है डे टाइम में। ठीक है, ये डे लेंथ इन द सेंस कि क्या होता है, ठंडी में दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं, गर्मी में दिन बड़े होते हैं, तो ये डे लेंथ की बात बोली जा रही है। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट में बात करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमेर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं कि ऐसे पेड़ पौधे जो खुद पानी में क्या करते हैं, खुद से फ्लोट करते रहते हैं, इन्हें बोलते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन। कुछ एल्गी होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि वो ऐसे प्लांट्स जो खुद खाना बना रहे हैं, ऐसे कंपोनेंट जो खुद ही अपना क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन हो गया, सम एल्गीज हो गई, एंड द फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में क्या होता है कि ऐसे पौधे जो पानी चल रहा है तो उसमें फ्लोट कर रहे हैं इधर उधर। ठीक है, सबमेर्ज्ड जो पानी के अंदर हो, मार्जिनल प्लांट जो साइड साइड्स में हो। कंज्यूमर की बात करते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स होंगे, इनको खाना चाहिए, खुद तो बना नहीं सकते लेकिन दूसरे से खाना लेते हैं, स्पेशली प्लांट से ही लेंगे जो खाना बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड द बॉटम ड्रेलिंग फॉर्म। ठीक है, जू प्लैंक्टन वो होते हैं जो प्लांट्स को क्या करते हैं, खाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, ये जू प्लैंक्टन होंगे। फ्री स्विमिंग जो होते हैं वो पानी के अंदर फ्रीली स्विमिंग करते हैं और अपना खाना लेते हैं। बॉटम ड्रेलिंग फॉर्म की मतलब कि जो ग्राउंड है वाटर सरफेस का, नीचे अंदर वाटर का बॉटम में क्या होता है कि वहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं वो। डिकम्पोजर की बात करते हैं, डिकम्पोजर से ये लग रहा है कि किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स। ठीक है, फंजाई जानते हैं, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेट्स भी क्या होते हैं, ये वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं चीज़ों का। जो चीज़ डेड हो गई, मान लीजिए प्लांट है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म पानी में मर गया, तो उसको तो कहीं ना कहीं डिकम्पोज करना है ना, तो उसको फंजाई, बैक्टीरिया या फ्लैजिलेट्स उसको खा खा के ख़त्म करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। पॉन्ड परफॉर्म ऑल दी फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जो पॉन्ड्स है वो सारे फंक्शन क्या करते हैं, इकोसिस्टम का परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल है, ऑटोट्रॉपिक कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूजिंग सोलर रेडिएंट एनर्जी। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में चेंज करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में करते हैं। ठीक, सोलर रेडिएशन एनर्जी में। जैसे कि कोई प्लांट है अगर ग्राउंड पे ही है या फिर पानी के अंदर है, वो क्या करेगा, वो सनलाइट को लेगा और जो भी इनऑर्गेनिक मतलब CO2 हो गया, वाटर हो गया, ये सबको इनऑर्गेनिक किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज में चेंज करेगा, ऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक, हेटेरोट्रॉप कंज्यूम द ऑटोट्रॉप, जो हेटेरोट्रॉप है खुद तो खाना बना नहीं सकते, तो वो ऑटोट्रॉप पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे, या तो उनसे खाना ले लेंगे किसी भी थ्रू, या तो उन्हीं को खा लेंगे। ठीक, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाई ऑटोट्रॉप। क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट की लीफ हो गई या प्लांट के कोई भी पार्ट जो डेड हो चुके हैं या किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो चुकी है, तो क्या होता है, उनका डिकम्पोजिशन होता है, उनको क्या करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लैजेलेट्स क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं,
क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि उससे जो एनर्जी उसके बॉडी में है उसको उनको लेना है, उसको इन्वायरमेंट में क्या कराना है, सराउंडिंग में उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना है या रिलीज करा देना है। ठीक है, तो मिनरलाइजेशन में क्या होगा कि फिर जो भी डिकम्पोजिशन हुआ है उसको मिनरल के फॉर्म में क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे, लैंड में छोड़ देंगे, क्योंकि जो भी डिकम्पोजिशन मिनरलाइजेशन स्टेप होता है वो तो लैंड पे ही होगा, बैक्टीरिया फंजाई की हेल्प से ही होगा, पूरा सड़ेगा, पूरा एकदम जितना भी मैटर है एकदम पूरा तरीके से वो क्या हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेड मैटर की बात करते हैं, और जो भी एनर्जी मिला, जो भी मिनरल मिले, क्या करते हैं उसको सॉइल में फिर से छोड़ देते हैं, ताकि जो प्लांट है ऑटोट्रॉफ है उसको फिर अपने रूट्स के थ्रू वो न्यूट्रिएंट को ले, और ताकि आगे चल के जो प्लांट फिर से यही एनर्जी फ्लो करो, फिर से क्या करे, ऑटोट्रॉपिक मैकेनिज्म करे, मीन्स फोटोसिंथेसिस करें, खाना बनाए। प्लांट का काम यही है कि वो क्या करता है, ऑटोट्रॉपिक करता है, ऑटोट्रॉपिक है वो, खाना खुद बनाता है और दूसरों को देता है और खुद भी लेता है खाना। आगे चलते हैं। 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। कौन कौन से बेसिक जो एकदम फंक्शन कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो, फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि कितने प्लांट ने खाना बनाए, कितना प्रोडक्टिविटी हुआ, कितना प्लांट ने खाया, कितना दूसरों ने खाया खाना उसका। ठीक है, दूसरा डिकम्पोजिशन, किसी की डेथ हो गई किसी ऑर्गेनिज्म को, तो जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, फ्लैजिलेट्स हैं, उनको किस तरीके से डिकम्पोज किए, क्या क्या स्टेप्स हैं। एनर्जी फ्लो में क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन हो गया किसी ऑर्गेनिज्म का तो किस प्रकार एनर्जी को फ्लो कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइकिल की, जो भी कुछ बचा उसको फिर हमने कैसे सॉइल में डाल दिया, कैसे न्यूट्रिएंट को मेंटेन किया। एक न्यूट्रिएंट साइकिल है ना, कि किस तरीके से प्लांट हमें कुछ न्यूट्रिएंट दे रहा है, किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म फिर प्लांट की यूज़ में आ रहा है, इस तरीके से ढेर सारा मैकेनिज्म बनेगा न्यूट्रिएंट साइकिल में। आगे चलते हैं प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेनेबल। जो सोलर एनर्जी, अगर सनलाइट होती ही नहीं अगर, तो खाना प्लांट कैसे बनाते, कैसे और सारे ऑर्गेनिज्म, कैसे प्लांट खुद सर्वाइव करता, नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। तो सोलर एनर्जी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी इकोसिस्टम के लिए। अगर सनलाइट ही नहीं प्रेजेंट होगा तो प्लांट कभी खाना नहीं बना पाएगा, और प्लांट खाना नहीं बना पाएगा तो वो खुद भी मर जाएगा, और जितने सारे ऑर्गेनिज्म उससे रिलेटेड है वो सब मर जाएंगे, कोई लिविंग नहीं रहेगा, तो ये इकोसिस्टम तो खत्म। तो सोलर एनर्जी सबसे बेसिक है इकोसिस्टम। ठीक है, और ये फंक्शन करता है और सस्टेन यही किए रहता है, इकोसिस्टम को बनाए रहता है। Amount of biomass means organic matter produced per unit area over a time period by plant during photosynthesis is called primary production। ठीक है, जो भी अमाउंट बनता है बायोमास का या ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम, कितना एरिया में कितना बायोमास बनाया प्लांट ने, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके, और कितने टाइम में बनाया, मीन्स अमाउंट भी आपको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू एरिया, कि कितने एरिया में बनाया और कितने टाइम में बनाया। इस तरीके से फॉर्मूला है। ठीक है, कि कितना ऑर्गेनिक मैटर किसी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके कितना अमाउंट बनाया और कितने एरिया में और कितने टाइम में बनाया, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। इट एक्सप्रेस इन अ वेट और एनर्जी। ठीक है, वेट में भी इसकी यूनिट है जिसको बोलते हैं पर ग्राम स्क्वायर। ठीक, दूसरा है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया दिखा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जो भी रेट है बायोमास का प्रोडक्शन से प्रोडक्टिविटी, मीन्स प्रोडक्शन जितना हुआ है अमाउंट उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। ठीक है, जब भी रेट दिया रहता है तो इसका मतलब उसे टाइम से डिवाइड करना रहता है। तो जो भी बायोमास का प्रोडक्शन हुआ है किस रेट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। ये सब बायोमास कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन बना रहा है, ये सब प्लांट्स कर रहे हैं। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस इन पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, या तो पर ग्राम स्क्वायर है, ठीक है, या फिर पर ईयर है। दूसरा है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। ठीक, ये यूनिट है, याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायोमास का रहता तो बस ग्राम पर स्क्वायर रहेगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर रहेगा। लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ बायोमास की बात की, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात की गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, टाइम से भी डिवाइड करेंगे। और टाइम को ये नहीं कि सेकेंड मिनट में लेंगे, इसको ईयर वाइज लेंगे, टाइम को डिवाइड करेंगे। ये है पूरा प्रोडक्शन का यूनिट। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम, टाइम का मतलब ईयर से डिवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं। इट डिवाइडेड इंटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP। ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी है दो चीज़ में डिवाइड है। पहला है
जीपीपी मीन्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कितना बना है पूरा अमाउंट। दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब कितना बचा है, कितना और सब लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए करते हैं, पढ़ते हैं इसको एक एक बार। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है ऑर्गेनिक मैटर का फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ए कंसीडर अमाउंट ऑफ जीपीपी यूज्ड बाय प्लांट इन रिस्पायरेशन। ठीक है, ये कंसीडर किया गया है कि जो जीपीपी है कौन यूज़ करता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं। कब? रिस्पायरेशन, मतलब कि जब उनका क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उस टाइम जो भी अमाउंट यूज़ करते हैं ये जीपीपी का, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेक्स्ट चलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, इट इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉप्स या हर्बियोर्स हो गया, डिकम्पोजर हो गया, दैट इज एनपीपी इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन लॉस। देखिए क्या होता है एनपीपी में कि अवेलेबल, पहले प्लांट ने बना दिया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इतना सारा बना लिया, लेकिन उसमें जब रिस्पायरेशन किया अमाउंट इतना उसका चला गया और बचा इतना। ठीक, तो रिस्पायरेशन में क्या हुआ, उसने ग्लूकोज को अपने ब्रेक डाउन किया तो उसमें एनर्जी लगेगी जो भी उसने बनाया है। ठीक है, तो उसके बचने के बाद जो बच रहा है, मान लीजिए ये ग्रॉस है जीपीपी, उसमें से उसने रिस्पायरेशन लॉस इतना कर दिया। ठीक, ये उसका रिस्पायरेशन लॉस में चला गया और इतना जो पार्ट बच रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एनपीपी, बचा हुआ पार्ट। और एनपीपी कौन यूटिलाइज करेगा, प्लांट ने बस रिस्पायरेशन करना था, उसने कर लिया, उसका कंप्लीट हो गया। लेकिन एनिमल कब यूज़ करते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म कब यूज़ करेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, वो अपने और सारे काम के लिए यूज़ करेंगे, एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे, जो बचा हुआ रहेगा उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसीलिए लिखा गया कि जो प्लांट जीपीपी बनाने के बाद जितना रिस्पायरेशन लॉस किया, उसके बाद जितना बचा हुआ बायोमास है उसे हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये किसके लिए बचा, ये हेटरोट्रॉप्स के लिए होगा और जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं उनके लिए बचा हुआ खाना है। ठीक है, और हम एनपीपी का फॉर्मूला देख सकते हैं कि जो भी जीपीपी है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम रिस्पायरेशन लॉस जो प्लांट करता है माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचा उसे हम एनपीपी कहते हैं। ये हेटरोट्रॉप्स के लिए है, चाहे ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर डिकम्पोजर हुए। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी से क्या लग रहा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में लग रहा था कि प्लांट क्या कर रहा था, सोलर एनर्जी लेके, मीन्स सनलाइट लेके खाना बना रहा है, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई। लेकिन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होगा कि कोई कंज्यूमर किसी प्लांट को फीड करके, किसी प्लांट को खा के वो एनर्जी जो बना रहा है, वो जो अपने अंदर स्टोर कर रहा है, उससे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इसलिए लिखा गया कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है न्यू ऑर्गेनिक मैटर का या न्यू बायोमास बोल सकते हैं, किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। ठीक है, जो एनपीपी को फीड किया है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर हुआ, कोई भी हेटरोट्रॉप हुआ, एनपीपी ही खा पाएगा, यहाँ से बायोमास ले पाएगा। ठीक, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरी इन डिफरेंट इकोसिस्टम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो डिफरेंट इकोसिस्टम का अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि अगर पानी में कोई ऑर्गेनिजम्स हैं, इकोसिस्टम है, तो उनका प्रोडक्टिविटी इतना रहेगा एज कम्पेयर टू लैंड, ऐसा नहीं है। हर इकोसिस्टम का अपना डिफरेंट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। ठीक, प्लांट के द्वारा किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पहला, द प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग एन एरिया, कि प्लांट स्पीसीज कौन सी एरिया में रहता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई डेजर्ट में रह रहा है, कोई लैंड पे, तो सीधी सी बात है, जो डेजर्ट है वहाँ पे क्या है, सब चीज़ की कमी है, पानी की कमी है, सनलाइट ज़्यादा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो एक लैंड पे, ट्रॉपिकल रीजन में, उसको सारी चीज़ें क्या है, सही मात्रा में मिल रही हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कहाँ होगी, ट्रॉपिकल एरिया की होगी एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट एरिया। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट भी बहुत फैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं बारिश ही नहीं हो रही है और कहीं खूब धूप हो रहा है, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी तब भी इफेक्ट कर जाएगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, की न्यूट्रिएंट अगर मान लीजिए सॉइल में कमी है, आप कितना ही बाहर से वाटर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट ही नहीं प्रेजेंट है, तो भी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ प्लांट, की फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी प्लांट की देखी जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रेटिफिकेशन में क्या था, ऊपर ट्रीज थे, फिर उसके बाद क्या आएंगे, सर्ब्स आएंगे, फिर उसके बाद हर्ब्स आएंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ट्री ही करेगा, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से सनलाइट मिलेगा। ये जो ट्री है इसको क्या कर रहा है,
बचा रहा है, किससे, शैडो दे रहा है, अपना शैडो जो इसका ये ट्री है ये छांव में आ रहा है, शेड में आ रहा है, किसके, बड़े वाले ट्री के। और जो हर्ब्स हैं वो तो सबसे छोटे हैं, उनको भी बहुत कम ही सनलाइट मिलेगा, तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी जो होगी प्लांट की इससे डिसाइड होगी। जो ज़्यादा सनलाइट के अंडर में रहेगा, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक। और जो कम है, मान लीजिए शेडेड एरिया में आ रहा है, छाँव में आ रहा है, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी उसकी। आगे चलते हैं। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अबाउट 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, पूरा जैसे पूरा एनुअली इन द सेंस कि 1 ईयर का जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो रहा है पूरा होल बायोस्फीयर की बात की जाए, कितना हो रहा है, 170 बिलियन टन्स हो रहा है, ठीक है। ड्राई वेट बताया गया है ऑर्गेनिक मैटर का। ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सर्फेस, ठीक है। ये 70% क्या है, सरफेस का है। सरफेस इन द सेंस कि जो 70% लैंड की बात की जा रही है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन इज ओनली 55 बिलियन टन्स, ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी ओशन की सिर्फ 55 बिलियन टन्स है, लेकिन जो हमारे लैंड की पूरे बायोस्फीयर की जो प्रोडक्टिविटी वो कितना है, 170 बिलियन टन है। और इसमें से बोला गया कि जो 170 बिलियन टन है इसका 70% कहाँ से आ रहा है, लैंड से आ रहा है। और जो ओशन है ये 30% ही कंट्रीब्यूट करेगा ना, वो भी कितना है, 55 बिलियन टन्स है। ओशन का कम क्यों है, इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे सही से सोलर एनर्जी नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है। लाइट नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पे, क्योंकि सरफेस पे है, तो वो अगर प्लांट सरफेस पे जो है उनको तो ईजिली लाइट है, लेकिन जब और नीचे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो वहाँ पे लाइट पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाएगी, तो उनकी प्रोडक्टिविटी पहले से ही कम हो जाएगी। जब लाइट ही नहीं है, सनलाइट, तो कैसे प्रोडक्टिविटी करेंगे, कैसे खाना बनाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो यही दिया गया कि पूरे होल बायोस्फीयर में जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक, वो कितना, 170 बिलियन टन है, जिसमें से 70% कहाँ से आता है, लैंड। सरफेस का मतलब होता है लैंड की बात की गई है, टेरेस्ट्रियल पार्ट की बात की गई है। और जो 30% होंगे वो कहाँ से आएंगे, ओशन वगैरह से आएंगे, जो कि 55 बिलियन टन से, केवल इतना ही एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी नेट, ठीक। आगे चलते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि ब्रेक डाउन। अब हम किस तरीके से जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, किस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। इट इज़ लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। कि क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का, किसमें, इनऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो गई तो वो ऑर्गेनिक मैटर ही खाया है, उसने अपनी बॉडी अगर बिल्ड की है, उसके बॉडी में क्या ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे प्लांट है चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है, उसमें क्या है, वो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो डिकम्पोजर होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, फ्लैजिलेट्स हो गए, ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके इनऑर्गेनिक में लाएंगे। इनऑर्गेनिक इन द सेंस कि जैसे कि खाना बना था, ठीक है, CO2 प्लस वाटर प्लांट ने लिया, ठीक, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट आया, यहाँ पे क्या बनाया उसने, ग्लूकोज बनाया और साथ में ऑक्सीजन निकाला प्लस कुछ एनर्जीज बनाई, ये तो खाना बन गया, ये ऑर्गेनिक मैटर है। अगर इसी प्लांट की डेथ हो गई तो उसके बॉडी में क्या होगा, यही प्रेजेंट होगा ना। और इसका क्या कराएंगे, हम ब्रेक डाउन कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो फिर क्या बनेगा, CO2 बनेगा, वाटर, फिर से वही इनऑर्गेनिक मैटर बन गया। जिस चीज़ को प्लांट ने लेके खाना अपना बनाया, वही एट द एंड क्या हुआ, उसका ब्रेक डाउन होने के बाद वही बन गया। तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कितना भी हो उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर में। क्या करेंगे, जो प्लांट है वो CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये सबको रिलीज करेंगे, ठीक है। कब, जब ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का। जो डिकम्पोजर होंगे वो क्या करेंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक में चेंज कर देंगे, और क्या रिलीज करा देंगे, CO2 हो गया, वाटर हो गया, जो भी उसके अंदर बना हुआ न्यूट्रिएंट है उसको इन्वायरमेंट में रिलीज करा देंगे। ये जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का, ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, मीन्स ऑक्सीजन इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा कंजप्शन होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा ना तो ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा वहीं पे, जितना हुआ है वहीं पे स्टैंड कर जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड डेट्रस। जो भी रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए, रॉ मटेरियल क्या हो सकते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है।
वही चीज़ डिकम्पोजर फीड करेगा जो हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे, जो हमारे लिए वेस्ट होगा वो उसके लिए क्या होगा, वो रॉ मटेरियल होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, डेट्रस। एग्जाम्पल दिया है, डेड प्लांट रिमेन, लीफ, बार्क, फ्लावर एक्सेट्रा। डेड ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, रिमेन ऑफ एनिमल लाइक फीकल मैटर, हमारे लिए जो वेस्ट मटेरियल है हमारा, ठीक, वो। या फिर कोई डेड ऑर्गेनिज्म करके, चाहे प्लांट हो गए, चाहे प्लांट्स के पार्ट हो गए, ठीक, ये सब क्या है, ये रॉ मटेरियल है, डेड। इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन के लिए डेट्रस। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, क्या क्या स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। 5 स्टेप होते हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, फिर है ह्यूमिडिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ये सीक्वेंस में याद करने के लिए एक ट्रिक है। फरारी, लाओ, कार, हम मिलेंगे, ठीक, फरारी, लाओ, कार, हम साथ मिलेंगे या हम मिलेंगे साथ, तो यही है फरारी, ठीक, फरारी, लाओ, कार, हम, साथ। ये बीच में साथ को मान लीजिए कुछ नहीं है, ये निमोनिक्स में कोई बस एक छोटा सा पार्ट है, बट इसमें कुछ है नहीं, ये हम साथ मिलेंगे, ठीक, फरारी, लाओ, कार, हम साथ मिलेंगे। एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन, एल से क्या हो गया, लीचिंग, फिर सी से जो कार है इसे कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, एच से हो जाएगा हम मिलेंगे, हम से क्या हो जाएगा ह्यूमिडिफिकेशन, साथ का कोई मैटर यहाँ पे नहीं है, बस निमोनिक्स को अच्छा दिखाने के लिए है। और मिलेंगे से क्या होगा, मिनरलाइजेशन, ठीक है, फरारी, लाओ, कार, हम साथ मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन, नाम से ही लग रहा है कि कोई भी पार्ट है उसको फ्रेगमेंट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स कौन है, एग्जाम्पल अर्थवार्म है। इनको हम ये नहीं कह सकते डेट्रीवोर्स नहीं, डिकम्पोजर में बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये ना, ये डेट्रीवोर्स में क्या होंगे, जो फ्रेगमेंटेशन अभी कोई रोल नहीं आया है, ना बैक्टीरिया का, ना फंजाई का, ना फ्लैजलेट्स का। अभी डेट्रीवोर्स का मतलब जो लैंड पे बस अभी पड़ा हुआ है, जस्ट उसको क्या फ्रेगमेंटेशन में कौन कर रहा है, अर्थवार्म कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि ब्रेक डाउन करेगा जो भी डेट्रस है, किसमें, उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा। लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग, water soluble inorganic nutrient go down into the soil origin and precipitate as unavailable salt, कि जो भी वाटर सोलबर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो क्या हो जाएंगे, वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे। और प्रिसिपिटेट का मतलब क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, कुछ सॉलिड्स मतलब कुछ स्ट्रक्चर बना देंगे, प्रिसिपिटेट मतलब, ठीक है, वो बना के और क्या हो जाएंगे, अनअवेलेबल साल्ट की तरह बन जाएंगे। नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म से लग रहा है कि किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होगा, कैटा मीन्स काटो काटो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, यहाँ पे अब आएगा ब्रेक डाउन, किसके द्वारा होगा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा, इंजाइम्स, मतलब कि यहाँ पे अब जो ब्रेक डाउन होगा वो किसके द्वारा होगा, इंजाइम्स की वजह से होगा। अब लिविंग थिंग्स करेंगे, चाहे बैक्टीरिया, चाहे एंजाइम्स हो गया, चाहे फंगस, ये सब। Degradation of the detritus into the simpler inorganic substance by bacterial and fungi enzyme, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि डिग्रेडेशन हो रहा है, कि जो फ्रेगमेंट से बना दिया अर्थवर्म छोटे छोटे, ठीक, इसमें से जो वाटर सॉल्युबल थे वो तो सॉइल के नीचे चले गए, जो बचे हुए हैं उसको अब कौन डिग्रेडेशन करेगा, उन डिट्रस को सिंपल फॉर्म में और तोड़ेगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, एंजाइम्स होंगे, ठीक। ऑल द अबव 3 प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली, मतलब कि जो फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबॉलिज्म है, ये तीनों प्रोसेस एक साथ ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले फ्रेगमेंटेशन हो गया, कुछ दिन बाद लीचिंग होगा, कुछ दिन बाद करना, फ्रेगमेंटेशन इधर हुआ, इधर अर्थवर्म में छोटे छोटे किए और तुरंत ये क्या हो जाएंगे, प्रिसिपिटेट बना लेंगे, यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस कर लेंगे, जो सॉइल में जिसको जाना है अंदर चले जाएंगे, गोडाउन। फिर कैटाबॉलिज्म में जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा कि जो अर्थवर्म ने जो बना के फ्रेगमेंट छोटे छोटे दिए हैं उसको बैक्टीरिया हो गए चाहे फंगस के एंजाइम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ये तीनों प्रोसेस एक साथ होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा ह्यूमरस डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस इन द सॉइल। यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, ह्यूमरस का मतलब क्या होता है कि एक डार्क कलर का, ब्लैक कलर का क्या होगा, एमॉर्फस का मतलब है कि जो सही से सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, वो सॉलिड भी नहीं कह सकते हैं प्योरली, और सही से पानी में भी सॉल्युबल सही से नहीं है, तो ये अमॉर्फस फॉर्म में होगा और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सॉइल पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबल एक्शन एंड सो डिकम्पोज बाय वेरी स्लोली। ठीक है, क्या होता है जो ह्यूमस, ये जो ह्यूमस बन गए हैं, अकोमुलेशन हो गए हैं, ये बहुत रेजिस्टेंट है। किसके किसके वजह से रेजिस्टेंट है, किसके लिए रेजिस्टेंट है, ये है माइक्रोबल एक्शन के लिए, किसी डिकम्पोजर के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। और ये डिकम्पोज भी अगर करेंगे तो बहुत स्लो प्रोसेस में करेंगे। बीइंग कोलाइडर इट सर्व एज अ रिजर्व ऑफ द न्यूट्रिएंट, की कोलाइडल फॉर्म में होंगे, मीन्स अगर हम इसका ह्यूमस, जो ह्यूमस है उसका पार्ट पानी में डालेंगे तो पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये कोलाइडल नेचर के हैं ये पार्टिकल्स, और ये क्या करेंगे कि सर्व करेंगे रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट, इनमें खूब खूब न्यूट्रिएंट भरे हुए हैं ह्यूमिनिफिकेशन वाले प्रोसेस में। ठीक है, जो ह्यूमरस बन रहा है ये रेजिस्टेंट होंगे माइक्रोबल एक्टिविटी से, चाहे फंजाई हो गया चाहे बैक्टीरिया, उनकी एक्टिविटी से क्या होंगे, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होंगे। और जो डिकम्पोजिशन यहाँ से प्रोसेस स्लो होना स्टार्ट होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। क्यों होगा स्लो, क्योंकि अब इनके पास ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है मिनरलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, मिनरल की फॉर्मेशन होगी। इट इज़ द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रोब्स। अब कुछ माइक्रोब्स क्या करेंगे कि जो ये ह्यूमस है ना, इसको डिग्रेडेट करेंगे, मतलब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो उसमें से क्या निकलेगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकलेगा, और जो कि क्या होंगे प्लांट्स के लिए, सॉइल के लिए, ये क्या एक तरीके के ये न्यूट्रिएंट देंगे। जब भी प्लांट फीड करेगा सॉइल को, मीन्स सॉइल पे ग्रो करेगा, तो उसको भी न्यूट्रिएंट मिलेगा ना सॉइल से। तो यही है कि एक ऐसा मिनरलाइजेशन में प्रोसेस है, लग ही रहा है मिनरलाइजेशन की, मिनरल्स की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। तो एक ऐसा प्रोसेस है कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है डिग्रेडेशन हो रहा है किसका, ह्यूमरस से, उससे बन रहे हैं, और कुछ माइक्रोब्स के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डीकम्पोजिशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डीकम्पोजिशन को अफेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे डीकम्पोजिशन हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट यही होगा कि इनऑर्गेनिक मैटर मिल गया, नहीं। फैक्टर भी डिपेंड्स करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर क्या है, फेवर है अनफेवर है, क्या करते हैं। ठीक, पहला है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रस, की जो डेट्रस है मीन जो डेड मैटर है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। पहला, द डीकम्पोजिशन इज स्लो इन डेट्रस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ठीक, जो भी डिकम्पोजिशन का मतलब है, जो भी डिकम्पोजिशन हो रहा है वो डेड मैटर का, अगर उसके बॉडी में लिग्निन है ज़्यादा और काइटिन है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो डिकम्पोजिशन रेट है बहुत स्लो हो जाएगा। सेकेंड, इट क्विकर इन डेट्रस रिच नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर। डिकम्पोजिशन हाईली रेट किसके लिए होगा, जिसकी बॉडी में या जिस डेड मैटर में या डेट्रस में क्या होगा, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ज़्यादा होगी, जैसे शुगर ग्लूकोज की बात की जा रही है, ज़्यादा होंगे, तो क्या होंगे, ये डिकम्पोजिशन को फेवर करेंगे और ज़्यादा बढ़ा देंगे कि जल्दी जल्दी डिकम्पोजिशन होगा, जल्दी जल्दी सारे जो माइक्रोब्स है वो जल्दी जल्दी वर्क करके क्या बनाएंगे, मिनरल्स बनाएंगे। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर। कौन कैसे क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे टेम्परेचर हो गया, सॉइल मॉइस्चर, ये सब कैसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे डिकम्पोजिशन को। जैसे कि पहला हो गया वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर द डिकम्पोजिशन, कि नमी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, वार्म मीन्स गर्मी होनी चाहिए, तभी देखो करो कि अगर कोई भी चीज़ हम बाहर ऐसे ही नॉर्मल, अगर हमने मान लीजिए सब्जी का जो है छिलका उसको काट के ऐसे ही जस्ट फेंक दिया, डस्टबिन में नहीं डाल के किसी लैंड पे फेंक दिया, कुछ टाइम बाद वहाँ से स्मेल आएगी, वहाँ से सड़ने का स्मेल आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका है गर्मियों के टाइम, वहाँ पे उसको वार्म कंडीशन मिल रहा है और मॉइस्ट नेचर, वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा, जहाँ भी हम उसको फेंकेंगे जो भी ग्रीन पार्ट होंगे, कहीं ना कहीं जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो क्या होगा, वो ड्राई वेट उनका होने, उनमें जो वाटर है एवापोरेट होने लगेंगे स्टार्टिंग से, और वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जो क्लाइमेटिक फैक्टर होंगे ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे डिकम्पोजिशन को। नेक्स्ट है लो टेम्परेचर एंड एनाबोरेसिस इनहिबिट द डिकम्पोजिशन रिजल्ट इन बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या होगा, अगर टेम्परेचर लो हो गया, बात करते हैं ठंडियों में, और एनाबियोसिस का मतलब होता है कि मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, CO2 की प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म या फिर ब्रेक डाउन नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, यहाँ पे एनाबॉलिज्म होगा। मतलब कि अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर से क्या होने लगेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनना स्टार्ट होने लगेगा, कि टेम्परेचर भी लो है, फेवर कर रहा है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए डिकम्पोजिशन के लिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह नहीं है, मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है इस जगह पे, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का बिल्डअप, मीन्स एनाबॉलिज्म होने लगेगा, उल्टा इफेक्ट आने लगेगा। तो ये जो भी फैक्टर है, चाहे केमिकल चाहे क्लाइमेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल में क्या था कि वार्म रहना चाहिए, मॉइस्ट,
इन्वायरमेंट, तब जाके अच्छा डिकम्पोजिशन होगा। और केमिकल में क्या होगा कि नाइट्रोजन सब्सटेंस ज़्यादा होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल ज़्यादा होना चाहिए, ग्लूकोज या शुगर, तो डिकम्पोजिशन परफेक्टली होगा। आज इतना ही। आज के अगर वीडियो में कोई भी तरीके की डाउट है, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और आज मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।